नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूं। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर बैलेंसिंग। आज हम उससे संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज का 28वां भाग है। यदि आप इसकी पहले ही क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और यदि आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया है, साथ ही यूपीआरएनएल का वर्किंग कल्चर, यहाँ के सैलरी, प्रमोशन, एचआरए ट्रेनिंग, इन सब के बारे में वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर दे रखा है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का यह टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, ए रोटर सपोर्टेड एट एंड ए carries two masses as shown in the given figure. The rotor is dynamically balanced, statically and dynamically balanced, not balanced. ठीक, तो इन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्या मतलब, जो रोटर है एक तरह से इन्होंने दिया है रोटर जो उस पर दो लोड फोर्स लगे हुए, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। ठीक, इनको बताना है कि डायनेमिकली बैलेंस है कि स्टैटिकली बैलेंस है, स्टैटिकली और डायनेमिकली दोनों बैलेंस है या फिर बैलेंस्ड नहीं है। ठीक, तो देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले स्टैटिकली बैलेंस और डायनेमिकली बैलेंस क्या होता है। यदि किसी सिस्टम में जो टोटल फोर्स मतलब नेट फोर्स की जो वैल्यू है अगर वो 0 हो जाती है तो इसको कहा जाता है स्टैटिकली बैलेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैटिकली बैलेंस्ड है। मतलब अगर किसी सिस्टम में जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टैटिकली बैलेंस्ड कहा जाएगा। लेकिन यदि कोई सिस्टम है ठीक जिसमें मतलब जो नेट फोर्स है वो सिग्मा एफ इक्वल टू 0 वो तो हो ही, साथ में उसमें जो नेट मोमेंट है मतलब टोटल जो मोमेंट है ठीक वो भी 0 हो जाए, मतलब सिग्मा एफ इक्वल टू 0 हो और सिग्मा या मतलब जो मोमेंट है सिस्टम का यानी उस पर जो नेट कपल है वो भी 0 हो जाए, मतलब दोनों अगर 0 होते हैं तब उसको कहा जाता है डायनेमिकली बैलेंस। तब क्या कहा जाता है, सिस्टम को डायनेमिकली बैलेंस कहा जाता है। मतलब अगर सिर्फ नेट फोर्स 0 हो तो उसे स्टैटिकली बैलेंस कहा जाएगा। जब नेट फोर्स और नेट मोमेंट दोनों 0 हो जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा, डायनेमिकली बैलेंस कहा जाएगा। ठीक, तो आइए हम इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए, फोर्स क्या होता है, जब कोई फोर्स इस प्रकार से होता है, ये शाफ्ट इस प्रकार से रोटेट करती है, तो अगर कोई मास लगा हुआ हो तो जो फोर्स जनरेट होता है वो होता है यम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो मास लगे हुए, एक ये, तो इसके कारण होगा यम आर ओमेगा स्क्वायर, इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। आर क्या है, ये रेडियस है, मतलब जिस रेडियस में मास लगा हुआ है। ठीक, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ शाफ्ट की एंगुलर स्पीड है। तो देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर फोर्स इस तरफ लगेगा, उसी प्रकार ये फोर्स भी इस तरफ क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम रेडियस आर पे लगे हैं, दोनों सेम मास यम है। ठीक, तो इसीलिए क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर दोनों मास के लिए सेम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो ये क्या है, स्टैटिकली बैलेंस हो गया। ठीक, अब देख लेते क्या डायनेमिकली बैलेंस होगा कि नहीं। तो डायनेमिकली बैलेंस चेक करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे दो फोर्स आप देख पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ये इस डायरेक्शन में लगाएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा यम आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक कपल बना लेंगे। इन दोनों का नेट क्या होगा, नेट एक कपल हो जाएगा ना, जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दर्शाएगा। तो मतलब जो नेट कपल है वो 0 नहीं है, उसकी एक वैल्यू बन जाएगी। ठीक, तो ये दोनों कपल बना लेंगे। क्यों? क्योंकि एक निश्चित दूरी पर है, दोनों का मान बराबर है, तो इस प्रकार से एक कपल का निर्माण कर देंगे। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि नेट मास इक्वल टू 0 नहीं है, सिर्फ सिग्मा एफ की वैल्यू 0 है। मतलब ये स्टैटिकली तो बैलेंस्ड है लेकिन डायनेमिकली बैलेंस्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि देखिए डायनेमिकली बैलेंस्ड नहीं है, स्टैटिकली बैलेंस्ड है। स्टैटिकली एंड डायनेमिकली बोथ बैलेंस्ड नहीं, नॉट बैलेंस्ड नहीं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिकली बैलेंस्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, A system of masses rotating in different parallel plane in a dynamic balance if the resultant। ठीक, इन्होंने कहा सिस्टम क्या है, डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस कब होगा, जब फोर्स
जो नेट फोर्स है वो भी जीरो हो जाए और जो नेट कपल है या नेट मोमेंट है वो भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, डायनेमिकली बैलेंस्ड कहेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, सिस्टम को डायनेमिक बैलेंस कब होगा, नंबर 1 फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, सिर्फ फोर्स इक्वल टू जीरो है तो क्या कहलाता है, स्टैटिकली बैलेंस्ड होता है, डायनेमिक बैलेंस्ड नहीं होता है। कपल इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ कपल इक्वल टू जीरो हो जाए और नेट फोर्स इक्वल टू जीरो ना हो तब भी डायनेमिकली बैलेंस नहीं हो पाएगा। फोर्स एंड द रिजल्टेंट कपल बोथ आर इक्वल टू जीरो, हाँ तो ये तीसरा कथन सही हो जाएगा। फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिजल्टेंट कपल बट नीदर ऑफ देम इज नेसेसरी टू बी जीरो, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। When the primary direct crank of a reciprocated engine positioned at 30 degree clockwise and the secondary reverse crank for balancing will be at, देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब रेसिप्रोकेटिंग मास होता है तो उसमें दो फोर्स होते हैं। ठीक, देखिए उसमें जो फोर्स होता है F, उसकी वैल्यू होती है यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। ठीक, तो इसमें देखिए दो फोर्स, तो एक फोर्स हम मान सकते हैं कि यम आर ओमेगा स्क्वायर, एक फोर्स हो जाएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एक हो जाएगा, और दूसरा फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। तो दो फोर्स हो जाएंगे, हम लोग को मिल जाते हैं यहाँ पे जिसमें फोर्स होते हैं, पहला हो जाता है यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और दूसरा हो जाता है यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो फोर्स होता है इसको कहा जाता है प्राइमरी फोर्स। क्या कहा जाता है इसको, प्राइमरी फोर्स। ठीक, और ये जो दूसरा फोर्स है इसको कहा जाता है सेकेंडरी फोर्स। इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फोर्स। ठीक, तो ये दोनों ध्यान रखिए। तो देखिए क्योंकि इसमें क्या है, वैल्यू थीटा है और ये क्या है 2 थीटा है, तो मतलब ये मान के चलिए जो प्राइमरी फोर्स होता है वो अगर थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा होगा तो जो सेकेंडरी फोर्स होगा वो किस पे होगा, 2 थीटा डिग्री पे रोटेट कर रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी फोर्स होता है वो सेकेंडरी फोर्स की अपेक्षा आधी रफ्तार से रोटेशन कर रहा होता है और जो सेकेंडरी फोर्स होता है वो उसके प्राइमरी फोर्स की अपेक्षा दुगनी रफ्तार से रोटेट कर रहा होता है। तो क्या कहा जाता है, जो प्राइमरी फोर्स होता है तो जो क्रैंक होती है, जो हम लोग की सिस्टम की क्रैंक होती है उसके अलोंग ही मूवमेंट कर रहा होता है, तो ये मान लिया जाता है कि उसी क्रैंक पे प्राइमरी फोर्स वर्क कर रहा होगा। लेकिन जो सेकेंडरी जो सेकेंडरी फोर्स है तो हम लोग ये मानते हैं कि एक इमेजिनरी क्रैंक है जो 2 थीटा डिग्री मतलब 2 थीटा डिग्री की रफ्तार से घूम रही है। ठीक, तो उसको हम लोग एक इमेजिनरी क्रैंक मानते हैं, सेकेंडरी क्रैंक कहा जाता है। ठीक, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर प्राइमरी क्रैंक क्या है, प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक जो है वो 30 डिग्री पे घूम रही है तो सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक किस एंगल पर हैंग होगी। तो हम जानते हैं कि अगर ये मतलब थीटा की वैल्यू क्या दी रखी है इन्होंने 30 डिग्री, क्योंकि प्राइमरी क्या है, प्राइमरी के लिए थीटा, तो सेकेंडरी क्या है उसके दुगनी डायरेक्शन में दुगनी रफ्तार से मूव करेगी, मतलब उसका एंगल जो होगा हमेशा उसका दुगना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा मतलब 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे 260 डिग्री दिया है, तो अब देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि डायरेक्ट गेन रेसिप्रोकेटिंग इंजन 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, तो जिसकी देखो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है कि रिवर्स क्रैंक, तो ये आपको ध्यान है जो सेकेंडरी क्रैंक होती है हमेशा रिवर्स ही होती है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज का अपोजिट हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए तो सेकेंडरी क्रैंक क्या क्या चीज़ें याद रखिए, सेकेंडरी क्रैंक हमेशा प्राइमरी क्रैंक से दुगनी रफ्तार से घूमती है, मतलब अगर प्राइमरी क्रैंक थीटा एंगल टर्न करेगी तो सेकेंडरी क्रैंक 2 थीटा एंगल टर्न कर चुकी होगी। अगर प्राइमरी क्रैंक का जो डायरेक्शन होगा सेकेंडरी क्रैंक का हमेशा उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना कि प्राइमरी क्रैंक वास्तव में होती है, मतलब रियल में होती है, जबकि सेकेंडरी क्रैंक इमेजिनरी क्रैंक होती है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए स्टैटिकली बैलेंस सिस्टम इज शोन इन द गिवन फिगर। ये स्टैटिकली बैलेंस दे मतलब सिग्मा एफ की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी 0 दे रखी है, शोन इन द गिवन फिगर। 2 इक्वल वेट्स W, 2 इक्वल वेट W है, ये एक ये है एक ये है।
ठीक, टू इक्वल विद डब्ल्यू ईच ऑफ एसेंट्रिसिटी ई, इनकी एसेंट्रिसिटी ए मतलब ये कितनी दूरी पर है, जिसे हम लोग आर कहते हैं, स्मॉल आर, और जिस दूरी पर है उसको आर पे, ठीक, एसेंट्रिसिटी इतना है। आप प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एक्सिस इन द सेम एक्सियल प्लेन, उनका प्लेन जो है वो सेम है। द टोटल डायनेमिक रिएक्शन एट द सपोर्ट्स विल बी, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे हमको, यहाँ पे डायनेमिक रिएक्शन यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, आप ध्यान दीजिए कि देखिए इसको क्या करना है, सीधा सीधा आपको मोमेंट ले लेना है। क्या ले लेना है? मोमेंट ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू फोर्स है, तो हम जानते हैं कि जो लगने वाला फोर्स क्या होता है, जब ये रोटेट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो डब्ल्यू वेट है, तो मास कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई जी। आर मतलब उस कितनी दूरी पर है, तो ई, ठीक, ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे इस फोर्स का, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा आपको किसी भी इस पॉइंट या इस पॉइंट को ए मान लीजिए कैपिटल ए, इसको बी मान लीजिए, तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। तो ए के अबाउट मान लीजिए हमने मोमेंट ले लिया, तो ये देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इसका मान लीजिए जो भी डायरेक्शन निकलेगा। तो देखो ये हो जाएगा रिएक्शन एट बी इंटू बी कितना दूर है, एल दूर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फोर्स का मोमेंट ले लेंगे तो जाएगा डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स हो गया, दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी, देखिए ये दूरी बीच में ए दी रखी है, ठीक, तो ये हो जाएगा टोटल दूरी एल बाई एल माइनस ए, और दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाएगा, तो एल माइनस ए बाई टू घट जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं मोमेंट, तो ये जो दूरी हो जाएगा एल माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। ठीक, ये वाला फोर्स एल माइनस ए डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन आपको देखिए क्या है, इसको हमने किसी भी डायरेक्शन जिसको माना है तो आ जाएगा। देखिए इसको हमने ये क्लॉकवाइज है, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया है, ठीक, और इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, एल माइनस ए बाई टू, सॉरी इसकी दूरी एल माइनस ए बाई टू प्लस एल, ठीक, इसमें हो जाएगी। तो देखिए इसका मोमेंट ले लेंगे, मतलब तीनों जो फोर्स है उसका फिर फाइनल मोमेंट ले लेंगे, तो हम लोग का आर बी की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक, तो ओके, ए डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर ए बाई एल। तो देखिए क्योंकि दोनों स्टैटिक हैं, मतलब दोनों क्या है, दोनों तरफ से क्या है, ये सिमेट्रिक है, तो जितना रिएक्शन यहाँ आएगा उतना रिएक्शन भी यहाँ पर भी आएगा। तो आर बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आर बी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सीधा सीधा हमने मोमेंट से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो इन्होंने पूछा है कि टोटल डायनेमिक फोर्स, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा है द टोटल डायनेमिक रिएक्शन एट द सपोर्ट भी, मतलब यहाँ का भी प्लस यहाँ पर दोनों का टोटल डायनेमिक सपोर्ट कितना हो जाएगा। तो एक पे सपोर्ट हमने कितना निकाला है, एक बियरिंग पे सपोर्ट पे हमने रिएक्शन निकाला डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर ए बाई एल निकाला, तो दोनों पे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 2 डब्ल्यू बाई जी ई ओमेगा स्क्वायर ए एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसमें हमने ज़्यादा सवालों किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर के रूप में निकालेंगे। तो ओमेगा कॉमन होता है सबका, मतलब क्योंकि कॉमन रही शाफ्ट क्या है, एक ही स्पीड से रोटेट करेगी, तो यम यहाँ पे यम की जगह पे हम डब्ल्यू बाई जी ओमेगा, या ठीक, आर की जगह पे ई ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे भी ले लिया है। और बस हमने अब किसी एक पॉइंट पे बैठ करके उसके अबाउट मोमेंट ले लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा रिएक्शन, और दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए। ठीक, अगला सवाल ले लेते हैं। द प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ m एट रेडियस r रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन बाय। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी फोर्स का फार्मूला क्या हो जाता है, प्राइमरी फोर्स हो जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस
थीटा होता है, जबकि सेकेंडरी क्या होता है यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन होता है। ठीक, तो जो रेसिप्रोकेटिंग मास में जो प्राइमरी फोर्स होता है, डिस्टर्बिंग फोर्स या प्राइमरी फोर्स कहें, वो क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होता है। जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन होता है। तो इन्होंने पूछा क्या एग्जाम क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि द प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स पूछा है। तो प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, वो भी ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए टू मास सिस्टम इज डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू अ रिजिड बॉडी, ठीक, देन द सिस्टम विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ दैट। देखिए इन्होंने कहा इफ ए टू मास सिस्टम इज डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू अ रिजिड बॉडी, मतलब सीधे से मतलब कहना चाहता है कि एक रिजिड बॉडी है, ठीक, यदि हम इस रिजिड बॉडी को हटा करके उसकी जगह पे दो मास रखना चाहें, मतलब रिजिड बॉडी हटा करके एक सिंगल रिजिड बॉडी, ठीक, कोई है कैपिटल ए, उसकी जगह पे हम लोग एक दो मास सिस्टम मतलब टू मास सिस्टम मतलब बी और सी रखना चाहें, मतलब ए हटा दें और बी और सी रखना चाहें, तो उस कंडीशन में हमको कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए नंबर एक, देख तो हमको जब भी क्या होता है कि किसी एक सिंगल मास की जगह पे डबल मास रखा पड़ता है, मतलब एक बॉडी जगह पे दो बॉडी रखनी पड़ती है, तो हमको उसको उसी तरह बैलेंस रखने के लिए उस सिस्टम को कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ते। पहला नियम जो आपको फॉलो करना है, ठीक, तो मतलब दोनों का जो मास है वो सेम होना चाहिए। मतलब बॉडी अगर तो पहले जो बॉडी है उसका मास अगर यम है, तो जो नई बॉडी अगर हम यम1 और यम2 ले रहे हैं, ठीक, तो उनका जो योग होना चाहिए मतलब यम1 प्लस यम2 जो होना चाहिए ये इक्वल टू होना चाहिए यम, मतलब जो दो बॉडी रिप्लेस कर रहे हैं उन दोनों बॉडी के मास का योग इक्वल टू क्या होना चाहिए ओरिजिनल बॉडी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, नंबर दो, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि अगर ये जो रिजिड बॉडी है ठीक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए पॉइंट ये है सी है, ठीक, और तो फिर इन दोनों बॉडी को दो अदर बॉडीज है उसको इस प्रकार रिप्लेस करें कि इन दोनों का जो मतलब कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो वो भी किसी पर है पॉइंट सी पर ही उपस्थित हो। मतलब क्या है कि अगर हम इसको इन दोनों का मोमेंट लें, ठीक, तो इन दोनों बॉडी के सेंटर मतलब मास का मोमेंट जो मास है वो इस प्रकार से डिसाइड होना चाहिए कि इनका जो फलक्रम आए, मतलब इस पॉइंट के अबाउट क्या होने चाहिए, मतलब पूर्व की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट दोनों मास क्या होने चाहिए बैलेंस्ड होने चाहिए। तो मान लीजिए ये यहाँ से जो बॉडी 1 है वो यहाँ से H1 दूरी पर हो और दूसरे M2 जो बॉडी हो H2 दूरी पर, मतलब उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट जो ओरिजिनल बॉडी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से H1 और H2 दूरी पर हो, तो उनका क्या होना चाहिए दोनों तरफ से बैलेंस इक्वल होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे ये होना चाहिए कि अगर ये M1 है और इसको H1 और M2 और बॉडी क्या है H2 हो, तो ये क्या होना चाहिए M1 H1 इक्वल टू क्या होना चाहिए M2 H2 होना चाहिए। ठीक, तो पहला, ठीक, और तीसरे टिप दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है दोनों का मास क्या है रिजिड बॉडी की इक्वल होना चाहिए, और दूसरा दोनों का जो मोमेंट हो इस प्रकार से हो कि उनका मोमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मोमेंट उसके उन दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पर ही जाके कॉन्साइड करे सिस्टम के साथ। तीसरा ये होना चाहिए कि उनका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओरिजिनल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले M1 H1 का स्क्वायर प्लस M2 H2 का स्क्वायर जो होना चाहिए ये इक्वल टू होना चाहिए M के स्क्वायर। के क्या है के क्या है के जो है उस बॉडी जो ओरिजिनल बॉडी है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक, तो हमको तीन कंडीशन प्राप्त होती हैं। पहली कंडीशन कि M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या होना चाहिए M होना चाहिए। दूसरा M1 H1 इक्वल टू क्या होना चाहिए M2 H2 होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए M1 H1 का स्क्वायर प्लस M2 H2 का स्क्वायर इक्वल टू M के स्क्वायर होना चाहिए।
ठीक। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर हम इन 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इससे हमें कई और कंडीशंस भी अपने आप डेराइव हो जाती हैं। तो उसमें से एक और कंडीशन जो हमको मिलती है इन तीनों जो इक्वेशन को सॉल्व करने पे कि k की वैल्यू जो आती है वो इक्वल टू हो जाती है √H1 इंटू H2 हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो रिजिड बॉडी, जो इनिशियल रिजिड बॉडी है, उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन k है, वो जो अंदर 2 बॉडीज़ हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज डिस्टेंस है H1 H2 उनके मल्टीप्लिकेशन के अंडर रूट के बराबर होती है। ठीक। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है जब किसी वन मास सिस्टम को डबल मास सिस्टम से रिप्लेस करें। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द 2 मास सिस्टम इज डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू ए रिजिड बॉडी, मतलब उसी तरह से उसी की इक्विवेलेंट है, देन द सिस्टम विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट, तो किस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नंबर 1, द सम ऑफ 2 मासेस मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द रिजिड बॉडी। हाँ, मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू m होना चाहिए, ये बात सही है। ठीक। दूसरा, द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द रिजिड बॉडी। देखिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कहा था, तो बी क्या है, गलत है। तीसरा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम शुड कोइंसाइड विद द ऑफ रिजिड बॉडी, ये कथन भी सही है। ठीक। चौथा क्या है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस अबाउट सेंट सी जी मस्ट बी शुड इक्वल टू द रिजिड बॉडी, तो ये भी सही है। ठीक। तो देखिए मतलब इसमें पूछा कौन नॉट सेटिस्फाइड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि नॉट सेटिस्फाइड यही नहीं सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी तीनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक। तो पहला क्वेश्चन m1 प्लस ये देखिए इसका ये हो गया, दूसरे वाले का ये हो गया, m1 H1 वाला लिख देता है ये, और तीसरा ये m1 H1 का स्क्वायर प्लस m2 H2 का स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर वाला है। ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। The ratio of the length of the connecting rod to the crank radius increases, then the primary unbalanced force will increase, secondary unbalanced। ठीक। देखिए इन्होंने कहा है कि अगर रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक रेडियस, देखिए पहले हमने बताया था आपको प्राइमरी फोर्स क्या होता है, m/ओमेगा² cos थीटा, और सेकेंडरी फोर्स क्या होता है, m/ओमेगा² cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय n। यहाँ जो n है n इक्वल टू होता है L/r। ठीक। n क्या होता है, इक्वल टू L/r, इसको कैपिटल R कर लीजिए, ये कैपिटल R कर लीजिए, स्मॉल r भी चल जाएगा। तो यहाँ L क्या है, L लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड है, और R क्या है, लेंथ किसका लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द क्रैंक है। ठीक। क्रैंक लेंथ है, तो ये n की वैल्यू जो है L/r होती है। ठीक। तो इन्होंने पूछा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक रेडियस, मतलब ये L/r का रेशियो को बढ़ाया जाता है, मतलब n की वैल्यू बढ़ाई जाती है, तो n की वैल्यू बढ़ाई जाती है तो a प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस विल इंक्रीज। तो क्या प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स पे n का कोई इफेक्ट है, नहीं, तो पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस विल डिक्रीज, तो प्राइमरी पे इफेक्ट ही नहीं करता है n, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा इन्होंने कहा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस विल इंक्रीज, देखो n की वैल्यू बढ़ने पर क्या सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा क्या ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस विल डिक्रीज, हाँ ये ऑप्शन सही है। तो जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस विल डिक्रीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस क्या हैं, घट जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लोकोमोटिव इंजन द रेसिप्रोकेटिंग मास आर ओनली पार्शियली बैलेंस्ड, मतलब लोकोमोटिव इंजन में जो रेसिप्रोकेटिंग मास उसको पार्शियली बैलेंस किया जाता है। ठीक। रीज़न दिया है, फुल बैलेंसिंग माइट लीड टू लिफ्टिंग ऑफ द लोकोमोटिव इंजन ऑफ द रेल्स। ठीक। तो उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से बैलेंसिंग कर देंगे तो लोकोमोटिव का इंजन जो है रेल की पटरियों से ऊपर उठ सकता है, मतलब रेल की पटरियों से उतर सकता है, उठ सकता है ऊपर की ओर।
तो देखिए दोनों कथन है, इन्होंने पहला कहा दोनों ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब दोनों सही है कथन, और आर जो है दूसरा कथन है वो पहले कथन को सही तरह से एक्सप्लेन करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि दोनों सही है लेकिन जो आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, मतलब जो रीज़न है वो पहले वाले को सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है ए सही है आर गलत है। जो डी ऑप्शन दिया है कि ए सही है ए गलत है आर सही है। तो अब इसी प्रकार से हमको दिए हैं ऑप्शन, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। पहले देखिए हम आपको बता देता हूँ लोकोमोटिव इंजन की पार्शियल बैलेंसिंग क्यों की जाती। देखिए जो भी रेसिप्रोकेटिंग मास होते हैं उसको फुल्ली बैलेंस नहीं किया जा सकता। रेसिप्रोकेटिंग मास को फुल्ली बैलेंस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें देखिए हमने आपको दो फोर्स बताया, एक प्राइमरी फोर्स है सेकेंडरी फोर्स है। प्राइमरी फोर्स क्या है? वो तो एक कांस्टेंट स्पीड 2 थीटा से घूम रहा है, ठीक, हमने बताया ना कॉस थीटा से घूम रहा होता है, जबकि दूसरा सेकेंडरी फोर्स क्या है? कॉस 2 थीटा से घूम रहा होता है। तो दोनों का अगर हम लोग प्राइमरी बैलेंस करेंगे तो सेकेंडरी अनबैलेंस होने लगता है, और सेकेंडरी को बैलेंस करते हैं तो प्राइमरी अनबैलेंस होने लगता है, ठीक। तो जो हमने आपको बताया कि अगर जितना बैलेंस होता है, मतलब जो प्राइमरी फोर्स होता है यम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको फुल्ली बैलेंस ना करके उसका कुछ पार्ट मान लीजिए इसको सी और पोर्शन को ही बैलेंस करते हैं, तो जो अनबैलेंस हो जाता है वो सी एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक। तो जब यही जो फोर्स होता है तो क्योंकि ये जो क्रैंक है इस तरह से घूमती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक। तो जो इसका जो डायरेक्शन है वो भी कंटिन्यूसली बदलता रहता है। तो जब इसका डायरेक्शन एकदम वर्टिकली हो जाता है, वर्टिकली ऊपर की ओर हो जाता है इस प्राइमरी बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स का, तो वो क्या करता है वो इंजन को ऊपर की ओर लिफ्ट करने का प्रयास करता है। मतलब ये जो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स है क्रैंक का, ये क्या अब ऊपर की डायरेक्शन में है, और जो लोकोमोटिव को ये ऊपर की ओर लिफ्ट करने का प्रयास करता है। तो यदि जो सी की वैल्यू यहाँ होती है, जो सी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से कम होती है। सी की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक। तो क्या करता है कि अगर हम लोग पूरी तरह से बैलेंस कर देंगे तो इसकी जो अगर सी मतलब पूरी तरह बैलेंस कर देंगे मतलब सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये पूरी तरह से फुल्ली फोर्स लगेगा, फुल्ली फोर्स लगेगा तो ये जो लिफ्ट इंजन से क्या है रेल पटरी से लिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए इसको फुल्ली बैलेंस नहीं किया जाता है। तो अगला को देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है इफ़ लोकोमोटिव इंजन्स द रेसिप्रोकेटिंग मास आर ओनली पार्शियली बैलेंस्ड। हाँ, ये कथन सही है। फुल बैलेंसिंग माइट लीड टू लिफ्टिंग ऑफ लोकोमोटिव इंजन ऑफ द रेल। यदि पूरी तरह बैलेंस कर दिया जाए तो हो सकता है कि रेल का इंजन क्या है पटरियों से उतर जाए। तो ये कथन भी सही है, और दोनों कथन सही है, उसका सही एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस ऑफ गायरेशन k इज टू बी रिप्लेस बाय 2 मासेस। अभी जो मैंने बताया था कि एक बॉडी को दो मास के साथ रिप्लेस करना है। तो एक बॉडी है जिसका मास m है और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन k है। इसको रिप्लेस करना है 2 मास बॉडी मतलब m1 और m2 से रिप्लेस करना है, जिनके डिस्टेंस क्या है? h1 और h2 है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ओरिजिनल बॉडी से उनकी डिस्टेंस h1 h2 है। तो इक्विवेलेंट डायनेमिक सिस्टम विल रिजल्ट। जो इक्विवेलेंट डायनेमिक सिस्टम है जो किस प्रकार होगा? तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट डायनेमिक सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? k इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट h1 इंटू h2, या दूसरे वर्ड में कहें कि k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? h1 इंटू h2, ये इंटू h2, h1 इंटू h2 मल्टीप्लाई, ठीक। तो देखिए आंसर देख लेते हैं। चारों दिया h1 प्लस h2 इक्वल टू k नहीं, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर नहीं, तो h1 इंटू h2 इक्वल टू k स्क्वायर, हाँ ये सही है। तीसरा देखिए h1 इंटू h2 अंडर रूट इक्वल टू k स्क्वायर, ये नहीं। आंसर क्या होगा? k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू h1 इंटू h2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कंप्लीटली बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास। उन्होंने कहा है एक सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो देखिए अगर सिंगल रोटेटिंग मास होता है, एक सिंगल रोटेटिंग मास है, मान लीजिए m है, r है
तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस इसके जस्ट अपोजिट उसी प्लेन में उसी मास का ठीक इस प्रकार से लगा दिया जाता है कि यम इंटू या आर इक्वल टू, हम लोग मान लीजिए कैपिटल यम मास लगा दें आर डिस्टेंस पे, तो ये इक्वल टू होना चाहिए यम इंटू आर की इक्वल होना चाहिए, ठीक, क्योंकि यम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ लगेगा, स्मॉल यम आर इस ओमेगा स्क्वायर, वही यम आर ओमेगा स्क्वायर इस तरफ लगेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें उसी प्लेन में इस प्रकार से एक मास लगाना है कि यम आर जो शुरू हम पहले जो अनबैलेंस्ड फोर्स के का मास और रेडियस का गुणनफल है वो हमारे द्वारा बैलेंसिंग फोर्स दो के लिए लगाए गए मास और रेडियस गुणनफल के इक्वल हो जाए, ठीक। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया है कि देखिए किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है, कम्प्लीटली सिंगल रोटेटिंग मास को किस प्रकार बैलेंस किया जा सकता है। तो देखिए पहले दिया है इन्होंने कि अनदर रोटेटिंग मास प्लेस्ड डायमेट्रिकली अपोजिट इन द सेम प्लेन बैलेंसेस अनबैलेंस्ड मास, बिल्कुल सही हमने कहा कि इन्होंने क्या कहा, मास प्लेस डायमेट्रिकली अपोजिट, इसी के डायमीटर के अपोजिट हमने लगा दिया है तो लग गया, तो इसको बैलेंस कर लेगा, तो हाँ एक कथन सही हो गया। दूसरा कहा है इन्होंने कि अनदर रोटेटिंग मास प्लेस डायरेक्टली अपोजिट इन द पैरेलल प्लेन बैलेंसेस द अनबैलेंस्ड मास, अगर पैरेलल प्लेन में लगा मतलब यहाँ पे क्या है, ये अनबैलेंस्ड मास है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने जो मास लगाया उसी साइज़ का लगाया, डायमेट्रिकली अपोजिट में लगा, लेकिन उसी प्लेन में ना लगा करके अपोजिट प्लेन में लगाया, मतलब ये प्लेन यहाँ है, दूसरा प्लेन हमने यहाँ पे लगा दिया, तो देखो ये जो बैलेंस है ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कपल बना लेंगे, है ना, ये दोनों मिलके एक कपल बना लेंगे, ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, ये दोनों मिलके एक कपल बना लेंगे ना। तो जब ये कपल बना लेंगे तो जब क्या है, नेट मोमेंट या नेट कपल ज़ीरो नहीं हो पाएगा, तो ये डायनेमिकली बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए स्टैटिकली भी बैलेंस होना चाहिए, डायनेमिकली भी बैलेंस होना चाहिए, तो कंप्लीटली बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो मतलब दूसरा कथन क्या है, गलत है, ठीक। पहला सही है, दूसरा का। तीसरा है टू मासेस प्लेस्ड इन टू डिफरेंट पैरेलल प्लेन्स बैलेंसेस द अनबैलेंस्ड मास, मतलब एक जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था अनबैलेंस्ड मास, इनको दो मास की सहायता से बैलेंस किया जा सकता है, दो मास इस प्रकार से लगा दिया जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो हाँ इस प्रकार से भी एक सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, बस इस प्रकार होना चाहिए, इसका जो मोमेंट है और इन दोनों का जो मोमेंट है ये सब मिल करके जो नेट मोमेंट बनाते हैं वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, साथ ही इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इस तरीके से भी सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस किया जा सकता है। तो सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करने के दो तरीके जान गए, एक उसी प्लेन में उसी के अपोजिट एक मास लगा दीजिए, दूसरा या तो उसके अलग अलग प्लेन में दो मास लगा दीजिए जो कि उसको पूरी तरह से बैलेंस करते हों। तो तीसरा कथन भी हमारा सही है, तो पहला सही है, तीसरा सही, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, 1 and 3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंसिंग इन इंजन इज करेक्ट, ठीक। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैलेंसिंग के लिए करेक्ट है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स इज लेस देन द सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स। देखिए जो प्राइमरी फोर्स है उसमें उसका वैल्यू क्या है, यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक, और जो सेकेंडरी है वो क्या है, यम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। तो देखिए थीटा का जो कॉस थीटा इसकी वैल्यू तो लगातार चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे एंगल घूमेगा, ठीक, तो उसकी तो वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसी प्रकार इसमें जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी, तो इससे तो अधिक फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मेन फ़र्क पड़ेगा तो प्राइमरी की वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, है ना। तो सिर्फ सेकेंडरी फोर्स हो जाएगा, उसमें डिवाइडेड है तो सेकेंडरी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और प्राइमरी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो पहला कथन है मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज लेस देन द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो ये कथन क्या है, गलत है, कि क्या होगा, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्या होगी, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक। दूसरा इन्होंने कहा है करेक्ट पूछा है, दूसरा
करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स अटेन्स इज मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। देखिए जो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स उसकी वैल्यू क्या है? पी मार ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखिए इसकी वैल्यू कब कब मैक्सिमम होगी, कब कब मैक्सिमम होगी? जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? एक या तो 90 हो जाए, ठीक, दूसरा कब हो जाए, कब हो गया जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी, 30, ठीक, या फिर दूसरा क्या हो जाएगी? 180 हो जाएगी, ठीक। तो 90 और 180, तो इन दोनों स्थितियों में क्या है, ये 2 बार अपने मैक्सिमम वैल्यू का अटेंड करेगा। तो जो प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स है ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये 2 बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, ठीक। तो दूसरा कथन क्या इन्होंने बताया है? द प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स अटेन्स इज मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। तो ये कथन सही है। तीसरा क्या है? द हैमर ब्लो इन द लोकोमोटिव इंजन ऑक्यूर्स ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द इंजन। देखिए हैमर ब्लो होता क्या है? हैमर ब्लो होता है कि जब ये हम लोग का अनबैलेंस्ड मास, जो मास है उसका डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये क्या है? इंजन, लोकोमोटिव इंजन को लिफ्ट करने का प्रयास करता नहीं, लिफ्ट नहीं कर पाता है, और फिर इसका जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो फिर लोकोमोटिव इंजन फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि लोकोमोटिव इंजन बार बार इंजन से उठ रहा है फिर दब रहा है, उठ रहा है दब रहा है, उठ रहा है दब रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी पर हथौड़े के साथ बार बार उस पर प्रहार किया जा रहा है, ठीक। तो उसी को कहा जाता है हैमर ब्लो, कहा जाता है वो हैमर ब्लो, ठीक। तो हैमर ब्लो की कंडीशन क्या है? हैमर ब्लो कब होता है? हैमर ब्लो उत्पन्न होता है जब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? रेसिप्रोकेटिंग, जो रेसिप्रोकेशन की जो एक्सिस है उससे वर्टिकल जो डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड वैल्यू में आने लगता है तब। तो इन्होंने क्या कहा? तीसरा कथन क्या कहा है? द हैमर ब्लो इन द लोकोमोटिव इंजन ड्यू टू द अनबैलेंस अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग नहीं, वर्टिकल टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। लाइन ऑफ स्ट्रोक के वर्टिकल होता है तब हैमर ब्लो कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। जब अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक जो हम लोग को अनबैलेंस फोर्स प्राप्त होता है उसके कारण क्या जनरेट होता है? उसके कारण जो जनरेट होता है वो होता है ट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है? ट्रैक्टिव फोर्स, मतलब जो इंजन को खींचता है, अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। चौथा कथन क्या दिया है इन्होंने? चौथा कथन दे रखा है द अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मासेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। तो इक्का बिल्कुल सही है, ठीक। द अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मास वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन में उसका कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इन्होंने क्या है, ये कथन भी क्या हो जाएगा इनका? गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन रोटेटिंग 900 आरपीएम, ठीक। 900 आरपीएम दिए रखा है इन्होंने, ठीक। तो एन की वैल्यू दी है। लेंथ क्रैंक लेंथ मतलब आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 50 mm एंड द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड यानी एल की वैल्यू दे रखी है 200 mm। इफ़ द इफेक्टिव रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ द इंजन इज, यम की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.2 kg। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शेकिंग फोर्स? शेकिंग फोर्स होता है अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो हम जानते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मिला करके पूछा जाएगा, ठीक। जब अनबैलेंस्ड फोर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। तो यम की वैल्यू क्या दी है? 1.2 kg। आर की वैल्यू दी है 50 mm दे दी है, तो इसको मीटर में रखेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या दी? इन्होंने नहीं दी है, तो इन्होंने आरपीएम दे रखा है। तो हम जानते हैं ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn/60, 2πn डिवाइडेड बाई 60। तो इससे हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर देंगे, ठीक। कॉस थीटा, ठीक। तो इन्होंने देखो थीटा क्या है? कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन, ठीक। तो इन्होंने पूछा है द मैक्सिमम शेकिंग फोर्स कब होगा? जब मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए?
जीरो हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग जीरो कर लेंगे तो इसको कॉस थीटा, इसको की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1। ठीक, इसी प्रकार इसकी वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक, तो यन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जब इसकी ही वैल्यू जीरो हो जा रही है तो सॉरी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे थीटा बराबर कितना ले रहे हैं, थीटा बराबर 0 ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब थीटा बराबर 0 लेंगे तभी ये इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आएगी ना। ठीक, तो थीटा की वैल्यू और यन की वैल्यू क्या होती है, यन की वैल्यू होती है L/R। तो यल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 50 mm दे रखी है। तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू क्या है, 1/4। तो सारी वैल्यूज इसमें हम लोग रख देंगे। सॉरी एन की वैल्यू 1/4 नहीं, एन की वैल्यू 4 होगी। L/R करना है तो 4 हो जाएगी, तो इसको रख देंगे। सबका हमको सबकी वैल्यू पता चल गई तो इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 666 आ जाएगा, 666 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 666 न्यूटन। सारी वैल्यूज हमने बता ही दी है, उसमें रख के आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक फ्रेंड्स, तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि which one of the following can completely balance several masses revolving in different planes on a shaft। ठीक, उन्होंने पूछा है कि जब एक शाफ्ट पे ढेर सारे, एक ही शाफ्ट पे कैन कम्प्लीटली बैलेंस सेवरल मासेस रिवॉल्विंग इन डिफरेंट प्लेन्स ऑन ए शाफ्ट। मतलब एक शाफ्ट है उस पर क्या ढेर सारे जो मास हैं वो मोमेंट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इन सबको किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए कितने भी किसी शाफ्ट पे कितने भी अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों ना हो, अलग अलग प्लेन में हो, उन सभी को बैलेंस करने का सबसे सरल तरीका है किन्हीं भी दो प्लेन में, दो प्लेन ले लीजिए, कहीं किसी भी स्थान पर दो प्लेन ले लीजिए और उसमें दो मास लगा लीजिए। मतलब दो मास एट डिफरेंट प्लेन पे हम लोग लगा करके उस शाफ्ट को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए सिंगल मास इन वन प्लेन। नहीं, ये सिंगल मास से बैलेंस नहीं किया जा सकता। 2 masses इन 2 planes। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 masses इन एनी 2 planes। फिर उन्होंने कहा 2 equal masses इन एनी 2 plane। इक्वल मासेस नहीं जरूरी है। ठीक, मास कहना समझे किसी कैसा ही मास हो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको कैलकुलेट कर करके हम लोग निकाल सकते हैं। उसका कैलकुलेशन करके हम लोग 2 मास लेकर के 2 डिफरेंट प्लेन में लेकर लगा सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। In case of partial balancing of single cylinder reciprocating engine, what is the primary disturbing force along the line of stroke। ठीक, क्या है, अगर पार्शियल बैलेंसिंग कर दी जाए तो क्या है, इन्होंने पूछा है पार्शियल बैलेंसिंग और सिंगल स्लाइडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन कर दिया, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो देखिए हम लोग प्राइमरी बैलेंसिंग फोर्स क्या होता है, प्राइमरी बैलेंसिंग फोर्स होता है m/r² cos थीटा होता है। तो इसकी पार्शियल बैलेंसिंग कर दी जाए, मतलब इसका सी पार्ट क्या है बैलेंस कर दिया जाए, तो अगर क्या हो गया, ये पार्शियली बैलेंस्ड हो गया। तो अनबैलेंस्ड पार्ट कितना बचेगा, अनबैलेंस्ड पार्ट बचेगा 1 - CM/r² cos थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 - CM/r² cos थीटा। मतलब जो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या होता है, m/r² cos थीटा, प्राइमरी। ठीक, अगर इसका सी पार्ट हमने बैलेंस कर दिया तो अनबैलेंस्ड पार्ट कितना बचा, 1 - सी पार्ट अनबैलेंस्ड बच गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ शाफ्ट रोटर। मैंने अभी आपको बताया था डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए क्या होना चाहिए। डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो नेट फोर्स भी इक्वल टू 0 होना चाहिए और नेट मोमेंट भी 0 होना चाहिए। तो यही आपका ए ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक, तो ए इसमें सिग्मा एम भी 0 है, सिग्मा एफ भी 0 है। ठीक, सिग्मा एम सिर्फ 0 है तो डायनेमिकली बैलेंस नहीं हो पाता है। अगर सिग्मा एफ इक्वल टू 0 है तो स्टैटिकली बैलेंस्ड होता है लेकिन डायनेमिक बैलेंस नहीं होता है। ठीक, और सिग्मा एम प्लस सिग्मा एफ इक्वल टू 0, देखो प्लस नहीं, अलग अलग दोनों को नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
in order to have complete balance of several revoluting mass mounted in different planes in different angular position over a shaft। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी शाफ्ट पे ढेर सारे अनबैलेंस्ड फोर्स हैं, सभी डिफरेंट प्लेन में हैं, तो उन सभी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो उनको बैलेंस करने का वही सिंपल तरीका है कि उनको हमको क्या करना है, दो मास लगाने हैं, दो डिफरेंट प्लेन में लगाने हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि टू हैव कंप्लीट बैलेंस ऑफ सेवरल रिवॉल्यूशन मास माउंटेड इन डिफरेंट प्लेन्स एंड डिफरेंट एंगुलर पोजीशन ओवर अ शाफ्ट, इस शाफ्ट पे है। क्या कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए क्या ज़रूरी है, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। क्या सिर्फ फोर्स जीरो हो जाने से कंप्लीटली बैलेंस होगा? नहीं होगा। इसमें स्टैटिकली बैलेंस होगा, डायनेमिकली बैलेंस नहीं होगा। द रिजल्टेंट कपल मस्ट बी जीरो, तो कपल सिर्फ जीरो हो जाने से क्या डायनेमिक बैलेंस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स एज वेल एज कपल मस्ट बी जीरो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इधर द मतलब दोनों में से कोई एक, तब ये नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए रिजिड रोटर सपोर्टेड ऑन टू बेयरिंग्स विच आर 2.75 मीटर अपार्ट। मतलब एक रोटर है, मान लीजिए रोटर है, ये किसी इस पे दो बेयरिंग पे सपोर्ट किया गया है जो कि एक दूसरे से 2.75 मीटर दूरी पर है। ठीक, इज टू फाउंड एन अनबैलेंस्ड कपल ऑफ मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन मीटर। 300 न्यूटन मीटर का इस पे एक अनबैलेंस्ड कपल है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं दिया गया है, तो किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए। ठीक, तो फिर उन्होंने द डायनेमिक रिएक्शन एट ईच बेयरिंग वुड बी नियरली, तो इस पे ईच बेयरिंग पर डायनेमिक रिएक्शन कितना होगा। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर रिएक्शन आर है, यहाँ पर रिएक्शन आर भी है, तो किसी के एक के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। तो मान लीजिए हमने आर ए के अबाउट मोमेंट ले लिया, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आर बी। ठीक, आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है 2.75। ठीक, ये इक्वल टू हो जाना चाहिए जो मोमेंट के है तो 300। तो आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर बी की वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 2.75। डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 109.1। ठीक, 109.1 न्यूटन। ध्यान रखिए, आपको यूपीआरएल के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, इसीलिए आपको जो सवाल सॉल्व करने हो बिना कैलकुलेटर को ही सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 109.1। क्यों? क्योंकि देखिए डायनेमिकली दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल है, तो जितना इस तरफ रिएक्शन आएगा उतना ही रिएक्शन दूसरी तरफ भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 109.1। तो 109 हम लोग आंसर टिक लगा सकते हैं। देखिए अभी जो बीच में दिया हुआ तो मोमेंट दिया हुआ था, फोर्स नहीं दिया हुआ था। अगर फोर्स दिया होता तो इसका डिस्टेंस भी दिया होता कितनी दूरी पर है। ठीक, तब हमको मोमेंट लेने के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस जो दूरी है वो मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे सिर्फ मोमेंट दिया हुआ है, तो मोमेंट चाहे जिस जगह स्थित हो उसका सिर्फ मोमेंट की वैल्यू लेनी है, तो इसका डिस्टेंस के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मोमेंट इक्वेशन बनाने में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ लोकोमोटिव द रेशियो ऑफ द कनेक्टिंग रोड लेंथ एल एंड द क्रैंक रेडियस आर इज केप्ट वेरी लार्ज। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी जाती है, मतलब एन की वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा रखी जाती है। इसकी वैल्यू क्या है? एन ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स पे तो एन का कोई इफेक्ट नहीं होता, मैंने बताया। तो प्राइमरी फोर्स क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होता है, तो इस पर तो एन का कोई प्रभाव नहीं। तो पहला क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। ठीक, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्स। तो सेकेंडरी फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई एन। हाँ, तो एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखेंगे तो सेकेंडरी फोर्स की वैल्यू क्या है? कम हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए सही हो जाएगा। हैव परफेक्ट बैलेंसिंग। देखिए रेसिप्रोकेटिंग मास की कभी परफेक्ट बैलेंसिंग की ही नहीं जा सकती। ठीक, इसीलिए और जो लोकोमोटिव इंजन तो वो भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं जाएगा। स्टार्ट द लोकोमोटिव इंजन कन्वेंटली। लोकोमोटिव इंजन को आसानी से स्टार्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है, नहीं, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बी, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस। ठीक फ्रेंड्स,
तो ये जो सवाल क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे थियरी ऑफ मशीन के चैप्टर बैलेंसिंग के। ठीक, तो ओके फ्रेंड्स, तो आप अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व करते रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूं और आपके क्वेश्चंस की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराता रहूं, ताकि आप अब एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्शन ले सकें। और ठीक फ्रेंड्स, तो यदि आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के अन्य वीडियोस देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो देख सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो देख सकते हैं, यूपीआर की लाइफ स्टाइल, HRA, सैलरी संबंधी वीडियो भी देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।